हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फास्ट रिवीजन में प्राचीन भारत का इतिहास का पार्ट 1 तक हमने वीडियो देख लिया, जिसमें कि हमने बौद्ध संगीतिया तक कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसका जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, तो आप उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट भी आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें डाला हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1, तो उसे आप जाके देख लीजिए। फिर इसको पार्ट 2 को देख लीजिए। ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बौद्ध भगवान से, क्योंकि हमने जैन संगीतिया ख़त्म कर दिया था और इसका सम्मेलन जो कि दो बौद्ध जो जैन संगीति है ये 2 ही थी और बौद्ध संगीति 4 हुई थी। तो हमने दोनों के बारे में बताया था आपको। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी ये पाटलिपुत्र जो कि बिहार में है वहाँ हुई थी, और इसकी अध्यक्षता अस्तूलभद्र करते हैं, और जो 300 से लेकर 228 ईसा पूर्व हुई थी, ये पूर्व है। और द्वितीय जो बौद्ध संगीति होती है ये गुजरात के वल्लभी में होते हैं, और इसकी जो अध्यक्ष होते हैं वो देवारती क्षमा श्रवण होते हैं, और श्वेतांबर ये आचार्य होते हैं, और ये 513 ईस्वी में होते हैं। वो ईसा पूर्व और ईस्वी बहुत टाइम बाद दूसरा जैन संगीत होता है। तो आज हमें देखना है बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक और महात्मा बुद्ध के बारे में, जो कि हमारे ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट डिवीजन का सीरीज है। इसमें कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री का कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है लेक्चर, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप जाइएगा हिस्ट्री क्लास में, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट में नीचे में देखिएगा तो बना हुआ है, क्योंकि प्ले लिस्ट के नीचे में मॉडर्न हिस्ट्री का आपको मिल जाएगा। और मेडिवल हिस्ट्री का हमने भी इसका बना दिया है लेक्चर, तो आप वो भी ख़त्म हो गया तो वही भी आप जाकर देख सकते हैं। और ज्योग्राफी का भी हमने एक क्लास लिया हुआ है, साइंस का भी लिया हुआ है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2 देखेंगे, और आज हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा हिस्ट्री का जो फर्स्ट डिवीजन का सीरीज है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे हम भूगोल साइंस वगैरह चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी के आज का हम अपना लेक्चर। तो बौद्ध धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। तो ये आपको सभी को पता है कि जो बौद्ध धर्म है उनके वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक भी कर दीजिए। तो जो महात्मा बुद्ध है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी जो कि नेपाल में, उनका जन्म वहाँ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बचपन का इनका नाम क्या था? जो बौद्ध भगवान है महात्मा बुद्ध, इनके बचपन का नाम अलग था। इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ता। तो बचपन में क्या नाम था? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ये जो गोत्र है गौतम इनका है। और माता का नाम महामाया देवी था, जो कि कौल्य वंश की गणराज्य की थी। और महामाया जो इनकी माता, इनकी मृत्यु इनके जन्म के ठीक 7 दिन बाद हो जाता है। और इनका जो लालन पालन करती है वो प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी होती है, और फिर माँ भी होती है सौतेली। फिर इनके जो पिता होते हैं वो शुद्धोधन होते हैं, ये शाक्यों के शासक थे। जो इनका जो बुद्ध भगवान, इनका जो जन्म हुआ है जन्म स्थल ये लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु वर्तमान में जो रुमनदेई नेपाल में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनका लालन पालन जो करते हैं, जो लालन पोषण, इनकी माता की जो मृत्यु है माया देवी की, इनके जन्म के 7 दिन के बाद तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो लालन पोलन पालन जो करते हैं, पोषण पालन, ये सब जो इनकी मौसी भी होती है और इनकी सौतेली माता, ये माता भी होती है प्रजापति गौतमी, ये करती हैं। इनका विवाह जो होता है वो 16 वर्ष में हो जाता है। यशोधरा इनकी बीवी का नाम होता है, और इनका जो यशोधरा ये कौल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। फिर उनसे इनका एक पुत्र होता है राहुल, उनका नाम जो इसका पुत्र का नाम होता है वो राहुल रहता है। फिर इन्होंने गृह त्याग की घटना, तो गृह त्याग की जो घटना की है, इन्होंने घर छोड़ा है, उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है। इनके जो सारथी थे, जो सारथी होते हैं, उसका नाम चन्ना था, और इनके जो घोड़ा का नाम था वो कत्थक था। और इनके जो ध्यान गुरु थे, जो प्रथम गुरु थे, वो अलार कलाम थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो 35 वर्ष की आयु में, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, और इसी दिन ये बुद्ध कहलाए। जब ज्ञान इनको प्राप्ति हुआ था तो ये 29 वर्ष की अपनी आयु में उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था। 6 वर्ष की इन्होंने कठोर तपस्या किया, तो इनको 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ, और उस दिन वैशाख पूर्णिमा था। इनका जन्म भी जब होता तो वैशाख पूर्णिमा होता, ज्ञान प्राप्ति जब होता उस टाइम भी वैशाख पूर्णिमा होता, और इनकी मृत्यु जो होती है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। तो जो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको सिर्फ बुद्ध कहलाए, क्योंकि जिस दिन ज्ञान प्राप्ति हुआ। और ज्ञान प्राप्ति का स्थल कहाँ था? तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो गया में हुआ है, बोध गया जो कि बिहार में है, और निरंजना नदी के तट पे हुआ था,
और ये घटना संबोधि है कहलाया। फिर इनको जो बट या पीपल वृक्ष है, तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो गया में जो बोध गया है, बिहार के बोध गया में इनको निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वही इनको बुद्ध कहलाए गए उसी दिन से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो बट जो पीपल वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो ज्ञान दिया था प्रथम, वो सरनाथ में दिए थे, जो उस समय ऋषि पट्टनम का नाम से जाना जाता था। और इनके जो शिष्य थे वो आनंद और उपाली थे। धर्म प्रचार का स्थल, जब ये धर्म प्रचार कर रहे थे, उनका स्थल बताना, तो शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, बज्जी, कौशल राज, ये सभी में उन्होंने धर्म प्रचार किए हैं। फिर जीवन का अंत, इनका जो जीवन का अंत हुआ वो 483 ईसा पूर्व में। आयु इनकी उस समय मृत्यु के टाइम पे 80 वर्ष थी। दिन क्या था? वैशाख पूर्णिमा था। कहाँ मृत्यु हुई? तो कुशीनगर में हुई, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कैसिया गांव में हुई। इन्हें जो इनकी मृत्यु होती है उसे महापरिनिर्वाण कहा गया मृत्यु के बाद। फिर जो गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक, तो गौतम बुद्ध के जो जीवन है उनकी घटनाएं कुछ है और उनके प्रतीक भी कुछ कुछ रहे हैं, तो वो सब हम देखेंगे। इससे भी आपको VVI है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो घटना इनके जब गर्भ में थे गौतम बुद्ध, तो इनको हाथी का इनका प्रतीक माना जाता है। जब इनका जन्म हुआ तो कंबल व साड़ इनका प्रतीक माना जाता है। उस समय कमल खिल जाते हैं और साड़ देखती इनकी माँ। यौवन में इनमें साड़। जब ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति इनको पता है आपको, बोधि वृक्ष के नीचे, जिसे पीपल नदी के मतलब पीपल वृक्ष के नीचे हुआ ज्ञान प्राप्त, उसे फिर बोधि वृक्ष कहा गया। तो वहाँ पे ये इनका प्रतीक है। जब गृह त्याग किए थे तो इनका जो प्रतीक था ये घोड़ा था। जब समृद्धि हुए तो इनका जो प्रतीक था वो शेर था। प्रथम जब प्रवचन दिए थे इनको धर्म चक्र कहा गया, तो चक्र इनका प्रतीक था। निर्वाण, जब इनका मतलब मृत्यु हुआ तब निर्वाण, तो पद चिन्ह इनका प्रतीक था। और मृत्यु जो हुआ उसे स्तूप के रूप में इसका प्रतीक था। महापरिनिर्वाण कहा गया मृत्यु को। अब देखेंगे बुद्धिज्म, जो कि बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो जब बौद्ध काल था उसमें कपिलवस्तु के जो शासक थे इनके शाक्य के थे। तो शाक्य वंशी गौतम बुद्ध जी थे, वो उसी शाक्य वंश का उसमें शासक था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम बोलते बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम मिला। बुद्ध का जन्म हुआ था तो कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। हमने पीछे भी देखा, नेपाल के लुम्बिनी में। बुद्ध की पालक माता प्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें विष्णु के रूप में संघ में प्रवेश मिला। जो इनकी माता प्रजापति गौतमी थी, बहुत मानती थी गौतम बुद्ध को, और इन्होंने पहली महिला ये थी जो कि विष्णु के मतलब विष्णु जो भिक्षा वगैरह लेते हैं उनके रूप में संघ में इन्होंने प्रवेश किया। महायान संबंधित, तो जो महायान है और हीनयान, ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इनकी मृत्यु वहाँ मल्ल राज्य में होती है। नालंदा, बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन शिक्षा संस्थान। तो आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय धर्मपाल कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक शिक्षा संस्थान था जहाँ हेनसांग वगैरह आके धर्म मतलब कि शिक्षा प्राप्त किए थे। यूनिवर्सिटी था, इंटरनेशनल मतलब कि विश्वविद्यालय था। भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान कहाँ पर हुआ था? इनको जो ज्ञान मिला था वो बोध गया में, निरंजना नदी के तट पे पीपल के वृक्ष के नीचे। तो हमने पीछे आपको बताया, तो ये बोध गया बिहार हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश उन्होंने सरनाथ में दिया था, और उसे उसमें ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता था। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 4 बौद्ध संगीति होती है, तो उसी के बारे में बताया। तो 4 हुआ, तो जिसका हमारा ट्रिक है राजपाक। तो पहला तो राजगीर में हुआ है, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडरमन में। तो पहले की अध्यक्षता महाकश्यप जी करते हैं, ये आप ध्यान रखिए, महाकश्यप जी पहले की अध्यक्षता करते हैं। और ये किसके राज के समय में होता था? अजात शत्रु समय ये राजा थे, इन्होंने करवाया था। और ये इनकी मृत्यु के बाद होता है। महात्मा जो बुद्ध है इनकी मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में ही ये बौद्ध संगीति होती है, अजात शत्रु के द्वारा करवाया जाता है। और ये राजगीर में होता है, महाकश्यप इसके अध्यक्ष होते हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो जो बुद्ध के उपदेश है वो पाली भाषा में है। चैत्य और विहारों का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो ये बौद्ध भिक्षु हेतु किया गया था।
गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्यतः सूत्र पिटक में, जबकि बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में सांकलित हैं। जो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं मुख्यतः उनका जो सांकलन किया गया वो सूत्र पिटक में दिया हुआ है, और जबकि बौद्ध जो संघ के लिए बनाए गए हैं वो विनय पिटक में सांकलित हैं। जो त्रिपिटक है किस धर्म से पवित्र पुस्तकें हैं? तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है, ये पुस्तक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये पाली भाषा में लिखे गए थे। अब हम देखो ये बौद्ध संगीति के आपके बारे में बताएं तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, तो चारों बौद्ध संगीति के बारे में इसमें दिया हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में होता है, जो कि राजगीर में होता है। महाकश्यप इनके अध्यक्ष होते हैं और अजात शत्रु शासक होते हैं। तो रब पाठ ये ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति ठीक 100 साल बाद होता है, 383 ईसा पूर्व में, और ये वैशाली में होता है। इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो शाबर कामिर होते हैं, शब कामिर, और शासक जो होते हैं वो कालाशोक होते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में होता है, और यह स्थान होता है पाटलिपुत्र। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो मोगली पुत्र तिश करते हैं, और इसके समय जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई है ये शासक अशोक ने करवाया था। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडनवन में हुई थी। कुंडनवन कहाँ? काश्मीर में है। इसकी अध्यक्षता की थे वसुमित्र ने, और इसके उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष, और ये कनिष्क ने करवाया था जो कि कुषाण वंश का था। नेक्स्ट हमारा छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनैतिक दशा। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनैतिक दशा कैसी थी? तो प्राचीन भारत में महाजनों पदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो हर्यक वंश के राजा थे। ये सब हमने देखा पीछे, तो पिछले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। धनानंद नंद वंश का था, और नंद वंश का जब धनानंद था इसी के शासनकाल में सिकंदर जो है, महान सिकंदर, उनकी आक्रमण होते हैं भारत पे, वो आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब सिकंदर महान आक्रमण भारत पे कर रहे थे तो उस समय मगध पर कौन राज कर रहा था? तो धनानंद कर रहा था, जो कि नंद वंश का था। फिर डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर में थी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थापित कर दिया गया था? तो ये पाटलिपुत्र किया गया था। सारे क्वेश्चन हमने पीछे देखा हुआ। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। जो नंद वंश का शासक था अंतिम वो धनानंद था, और धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था, तो ये मगध साम्राज्य थे। अब देखेंगे महाजनपदों की जो 16 महाजनपद हुए उनका उदय। तो 16 महाजनपद है, उसकी राजधानी है, वर्तमान स्थिति उसकी क्या है? तो क्वेश्चन इसमें आता है कि अंग कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो पूछा जाता है कि जो बिहार में अंग कहाँ राज्य में अभी है? तो बिहार में पड़ता है। तो अंग इसकी राजधानी चंपा थी, और अभी इसकी जो स्थिति है वो भागलपुर मुंगेर जो कि बिहार में स्थित है। अवंती है जो कि इसकी राजधानी उज्जैन महिष्मती थी, और ये भी मध्य प्रदेश के मालवा में पड़ता है। शूरसेन है इसकी राजधानी, जो महाजनपद है शूरसेन, तीसरी राजधानी महाजनपद, इसकी राजधानी मथुरा थी, और मथुरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में अभी स्थित है। चौथा महाजनपद हमारा काशी था, इसकी जो राजधानी थी वो वाराणसी थी, और बनारस उत्तर प्रदेश में अभी पड़ता है। पांचवा हमारा महाजनपद कौशल था, इसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत था, और यह भी अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। छठा हमारा महाजनपद था वो कुरु था, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, अभी आधुनिक दिल्ली में पड़ता है, और मेरठ एवं हरियाणा में। चौथा जो हमारा सतमा जो हमारा महाजनपद था वो कम्बोज था, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर, और इसकी जो अभी की स्थिति है वो रजौरी और हजारा क्षेत्र है, जो कि दक्षिण पश्चिम कश्मीर में है। फिर हमारा अशमक जो महाजनपद है इसकी जो राजधानी पोटन या पोटली थी, और ये गोदावरी नदी क्षेत्र में है, और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था ये अशमक। तो ये याद, आपको क्वेश्चन याद रखना कि जो ऐसा कौन सा जो महाजनपद था जो कि गोदावरी नदी के क्षेत्र में थे और दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद थी, तो ये अशमक थी। चेदी जो कि इसकी राजधानी शुक्तिमती थी, और ये बुंदेलखंड अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पंचाल इसकी राजधानी अहिक्षत्र या कापिल्य थी, और ये बरेली बदायूं फरुखाबाद ये उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। तो एक तो हमने अंग देख लिया बिहार का, अब हमारा दूसरा महाजनपद देख लेते बिहार का। बज्जी की राजधानी वैशाली या विदय थी, और ये मुजफ्फरपुर अभी दरभंगा और मिथिला में पड़ता है जो कि बिहार में। तो दो तो हो गए, 3 महाजनपद ऐसे थे जो कि बिहार राज्य में पड़ते हैं, तो तीनों हम देख लेंगे। वर्ष की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी, और अभी इनकी स्थिति प्रयागराज जो इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में ही है। मगध की जो राजधानी ग्रीवज ये राजगीर थी, और ये पटना और गया अभी बिहार में है। तो 3 हमने देख लिया महाजनपद जो कि बिहार में स्थित है।
फिर हम मत्स्य जगह, मत्स्य की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी, अभी जयपुर के राजस्थान में पड़ती है। मल है, मल का जो राजधानी था वो पावा या कुशीनगर था, और मल राज्य में ही जो गौतम बुद्ध और पावा में इनकी मृत्यु जैन भगवान की होती है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की नगर मतलब मृत्यु होती है, और ये उत्तर प्रदेश के देवरिया में पड़ती है। आप देखेंगे गंधार, गंधार क्या है, तक्षशिला है इसकी राजधानी थी गंधार की, और ये रावलपिंडी एवं पेशावर में भी पाकिस्तान में पड़ता है। अब हम देखेंगे यूनानी आक्रमण। तो सिकंदर महान में पैदा हुए थे, तो सिकंदर महान जो थे वो कहाँ पैदा हुए थे, तो मेसिडोनिया में हुए थे 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व किस नदी के किनारे लड़ा गया था, ये नदी थी झेलम नदी। तो ऑप्शन सॉरी, इसको हाइपेटेजिस नदी भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये देखिए हाइटेक स्पीच नदी जो कि झेलम कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो वो हाइडे स्पीच की युद्ध भी कहा जाता है, जो सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई हुई थी। सिकंदर ने हाइटेक स्पीच झेलम के युद्ध में किसको हराया था, तो ये पोरस को हराया था। अब हम देखेंगे मौर्य काल। तो चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे, तो ये 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए। इन प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी धनानंद को हराकर। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी कौन थे, मतलब अनुयायी थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। गुजरात में सुदर्शन झील जो कि एक कृत्रिम जलाशय का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ है, तो सुदर्शन झील जो हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में बिताए थे, और उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। महान अशोक जो कि 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे, ये मौर्य वंश के थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के ये पोता थे और बिंदुसार के बेटा थे। कटक शोधन नामक न्यायालय को प्रचलन किस साम्राज्य में था, तो ये मौर्य साम्राज्य में था कटक शोधन। अशोक के शिलालेखों को सन 1877 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा से कुछ शिलालेख इनको सन 1877 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान जेम्स प्रेसेस था, ये आप ध्यान रखिएगा। राजा अशोक द्वारा अपनी किस पुत्री को बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी, तो संघमित्रा बेटी को और जो बेटा था महेंद्र को, दोनों को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजते हैं श्रीलंका। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग मिलता है, तो अशोक के जो शिलालेख है इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया, तो मौर्य वंश के आता है शुंग वंश। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये पाटलिपुत्र थी। कलिंग का युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा। कलिंग साम्राज्य आज के उड़ीसा के क्षेत्र में विस्तृत हुआ है, जो कलिंग है वो उड़ीसा आज का है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य बोल दे, चाणक्य बोल दे, विष्णुगुप्त बोल दे, ये तीनों जो है एक ही इंसान है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो है राजा ये कौटिल्य के सहयोग से ही बनते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र है। अशोक का जूनागढ़ प्रस्तर शिलालेख कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में है, जौगढ़। शिलालेख का अध्ययन पूरा लेख शास्त्र कहलाता है, ये याद रखिएगा। जो शिलालेख है इसका अध्ययन को हम पूरा लेख शास्त्र कहते हैं, जिसे एपिग्राफी कहते हैं। सारनाथ जो कि बनारस उत्तर प्रदेश के मौर्य स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है, जो सारनाथ में मौर्य स्तंभ है ये शीर्ष चतुर्भुजम शीर्ष स्तंभ के नाम से जाना जाता है स्तंभ। वह पहला शासक कौन था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपना संदेश पत्थर की सतह, प्राकृतिक चट्टानों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर उत्कीर्ण किया था, तो ये अशोक था। अब अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं वर्णित विषय देखें, तो ये शिलालेख है और ये विषय है। पहला शिलालेख है जो पहला शिलालेख है अशोक का, उसमें दिया गया कि पशु बलि की इन्होंने निंदा की है, उत्सव का निषेध किया है। पहला पृथक शिलालेख में सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह इन्होंने बताया है। दूसरा शिलालेख में जो अशोक ने खुदवाया वो बताया कि मनुष्य एवं पशु दोनों ही चिकित्सा व्यवस्था एवं सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांडे, शातिकपुत्र, केरलपुट एवं चेर है एवं शिलोन श्रीलंका को उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अशोक के शिलालेख है इसमें किस किस राज्य का वर्णन मिलता है, तो चोल देता ऑप्शन में, पांड्य, चेर, चालुक्य, तो चालुक्य नहीं रहेगा, चोल, पांड्य, चेर रहेगा। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है बार बार।
तीसरा शिलालेख में दिया गया है कि राजकीय अधिकारियां युक्त जो कि राज्य प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है। चौथा शिलालेख में कि भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा। पांचवा शिलालेख में कि धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी जो कि राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में। छठा अभिलेख में जो छठा शिलालेख है उसमें प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर समय सूचना दे सकते हैं, ये लिखा हुआ है। सातवां शिलालेख में कि आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश दिया है। आठवां शिलालेख में दिया है कि अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख दिया है। नौवां शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख बताया गया। 10वां शिलालेख धर्म के पालन का उपदेश है। 11वां शिलालेख में धर्म की व्याख्या है। 12वां शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। और जो 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं अटविक राज्यों का उल्लेख है। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है 13वें शिलालेख में। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सोन भंडार गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के राजगीर में स्थित है सोन भंडार गुफाएं। सांची जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो ये मौर्य राजवंश ने करवाया था। मौर्य राजवंश का कौन? अशोक ने करवाया था। 3वीं शताब्दी से पूर्व और 12वीं शताब्दी से पूर्व के मध्य बौद्ध कला और वास्तुकला की उत्कृष्ट कला के लिए प्रसिद्ध था। तो ये सांची। सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण अशोक ने किया। तो ये धार्मिक स्तूप का। अब मौर्य उत्तर काल देखेंगे। संस्कृत के प्रथम व्याकरणविद कौन थे? तो ये पढ़नी थे। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी है। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? तो ये ईसा पूर्व 57 में हुआ। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गंधार कला जो है हिंद और यूनानी का संयोजक कला है। वह कला जो ग्रीक बौद्धो कला के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये गंधार कला है। गंधार कला शैली राजवंश के दौरान विकसित हुई। तो किस राजवंश के दौरान जो गंधार कला विकसित हुई? तो ये कुषाण के समय में हुई थी। मथुरा कला शैली की कीर्तियों की बनी हुई थी। तो ये कैसे बनी थी? ये धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई थी मथुरा शैली में। कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो ये चरक थे। अब हम देखेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिमुख जो है सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। गौतमी शतकर्णी 2वीं शताब्दी से पूर्व में साम्राज्य के महानतम शासक थे। तो ये सातवाहन के थे। फिर आता है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस शहर में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा में है। हेलियोडोरस यवन शासक एंटिओलिडिक्स का राजदूत था जो शुंग शासक भागभद्र के काल में भारत आया था। इसके द्वारा बेशनगर विदिशा एवं एक स्तंभ का निर्माण करवाया जिसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन योग के प्रेरणा कौन थे? तो ये पतंजलि थे। अब गुप्त काल देखेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त जो कि गुप्त काल का संस्थापक था। किस गुप्तकालीन शासक को कवि राज कहा जाता? तो कवि राज के नाम से समुद्रगुप्त फेमस है। घटोत्कच जो 290 और 1319 ईस्वी किस साम्राज्य का शासक था? तो ये गुप्त साम्राज्य का था। चंद्रगुप्त प्रथम को लिक्ष्मणी में दहेज में कौन सा क्षेत्र मिला? तो पाटलिपुत्र मिला था चंद्रगुप्त प्रथम को लिक्ष्मणी से दहेज में। इलाहाबाद में स्थित समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति के लिए किसके द्वारा लिखी गई है? तो हरिसेन ने लिखी है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति। राजकवि द्वारा कविता या गद्य के रूप में राजा की प्रशंसा में लिखी गई रचना क्या है? ये प्रशस्ति है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि V.A. स्मिथ ने दी थी, ये याद रखिएगा। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास रहते थे। अब हम देखेंगे गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर और इसकी स्थिति के बारे में देखेंगे। तो एरन का जो विष्णु मंदिर है ये गुप्त काल में विकसित हुआ और इसकी जो स्थिति है ये सारण सागर जिला मध्य प्रदेश में। भूमरा का शिव मंदिर जो है भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में। सांची का मंदिर सांची रायसेना जिला मध्य प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर नचना कुठार पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में। भितरगांव का कृष्ण मंदिर जो है भितरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। ये सब ने गुप्त काल के प्रमुख मंदिर है। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये भानुगुप्त के जो एरन अभिलेख है इसमें मिलता है सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी के तट पर 510 ईसा पूर्व में इसका निर्माण भानुगुप्त द्वारा करवाया गया था। भारत में प्रथम हुण आक्रमण कब हुआ? तो ये 458 में हुआ था। गुप्त वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो विष्णुगुप्त जो कि गुप्त वंश के अंतिम सम्राट थे।
प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस साम्राज्य को माना जाता है? तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। गुप्त शासक ने नाम का जुर्माना लगाया जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक हल करता, तो ये हलिफ कर था। बकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभृति गुप्ता कुबेर नागा और डैश की बेटी थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आता? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान भारत आता है। भारतीय इतिहास में अटविक राज्य को किस रूप में जाना जाता है? तो वर्ण साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारत में प्रागज्योतिष एवं कामरूप के रूप में असम को जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो असम को क्या जानते हैं? प्रागज्योतिष और कामरूप के रूप में। उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायत मंदिरों में से एक गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में। अटविक साम्राज्य जो कि गुप्त काल के दौरान मध्य भारत क्षेत्र में फैला हुआ था। अब देखेंगे गुप्तोत्तर काल। तो राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो भाई राजवर्धन के मृत्यु के बाद थानेश्वर में शासन करने वाले पुष्यमित्र शुंग पुष्यभूति किस राजवंश के संस्थापक थे? तो ये वर्धन वंश के थे। थानेश्वर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित नगर है। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से हस्तांतरित कर दी। जो राजा हर्ष था, हर्षवर्धन, इन्होंने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। चीनी यात्री हेनसांग तथा तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। जो हेनसांग इन्हें तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और ये सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत के दौरा किया था। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन सा विराजमान हुआ? तो ये हर्षवर्धन हुआ। राजा शशांक किनके विरुद्ध हर्षवर्धन की युद्ध की घोषणा की थी और किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो ये थे गौड़ साम्राज्य के, जो कि बंगाल के। अब हम देखेंगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में, और ये तीनों कन्नौज के लिए त्रिकूट लड़ाई करते थे। पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने किया था। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दंदी दुर्ग ने किया था राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना। मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? तो ये प्रतिहार शासक थे। चंदेल शासकों ने अपनी धार्मिक राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो खजुराहो में की थी। खजुराहो का स्मारक समूह किस से संबंधित है? तो ये चंदेलों से संबंधित है। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में से किस धर्म के मंदिर है? तो हिंदू और जैन का खजुराहो में मंदिर है। अब आएंगे तोमर वंश। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो अनंगपाल था। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? तो तोमर वंश ने दिल्ली शहर की स्थापना की। राजपूत शासक अनंगपाल तोमर द्वारा वर्ष 1052 में दिल्ली की स्थापना की गई। तो दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो अनंगपाल तोमर। अब चौहान और चहमान राजवंश, जिसे चौहान को चहमान भी कहा जाता है, इनके बारे में देखेंगे। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था, जो उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो ये संयोगता से शादी करते हैं, जो कि जयचंद की पुत्री होती है। किस शासक को राय पिथौड़ा कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौड़ा कहा जाता है। अब हम देखेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली का प्रचलन था? तो ये नागर शैली का था। 24 पहाड़ियों के मध्य सूर्य देवता के रथ के रूप में बनाया गया मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उत्तर भारत में नागर शैली थी और नीचे जो दक्षिण भारत में थी वो द्रविड़ शैली थी। उड़ीसा में स्थित हुमा का झुका हुआ मंदिर शिव को समर्पित है। जो उड़ीसा में स्थित है हुमा का झुका हुआ मंदिर, ये शिव भगवान के समर्पित है। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर डैश के द्वारा बनवाया गया। तो ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो कि चोंडगंग का राजा था। कदरिया महादेव मंदिर का स्थित है। तो ये कदरिया महादेव मंदिर है, जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। भ्रमरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भ्रमरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। कंबोडिया में स्थित अकोर वाट का मंदिर विष्णु
मंदिर किसने बनवाया था? तो ये सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था अकबरबाड़ का मंदिर, जो कि विष्णु मंदिर है। चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तंजावुर में है। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो चोल वंश में हुई। होयसालेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बेल्लारी हम्पी कर्नाटक में स्थित है। मेगुदी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक के बेल्लारी में है। महाराष्ट्र मंदिर में स्थित अजंता की गुफा स्मारक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। अजंता की गुफाएं स्थित है, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कला से समर्पित कथाएं हैं, तो ये जातक कथा है। जो अजंता की गुफा की चित्रकारी है और मूर्ति कलाओं से संबंधित जो कथा है वो जातक कथा से संबंधित है। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना अजंता की गुफाओं में दिखता है। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफा स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की जो गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की कला संस्कृति का मिश्रण है, तो ये आप याद रखिएगा। एलिफेंटा की गुफा किस देवता से समर्पित है? तो एलिफेंटा का जो गुफा है वो शिव को समर्पित है। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के नज़दीक एलिफेंटा द्वीप, हारा द्वीप पर इन गुफाओं का निर्माण 5 से 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ। भारतीय शैलकृतीय स्थापत्य वास्तुकला का एक अद्भुत अवशेष बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में अब हम देखते हैं। तो प्राचीन साहित्य और साहित्यकार के बारे में हमें देखना है, एंशिएंट लिटरेचर और लिटरेचर्स के बारे में। तो मलविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि कृतियों के रचयिता महाकवि कौन है, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो इसमें आपको बहुत क्वेश्चन है, तो 3 तो आपको कवि दे दिया कि महाविक्लयामित्रम, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी किसने लिखा और किसको शेक्सपियर कहा जाता है? भारत का। ये महाकवि कालिदास को कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करने वाला पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये चंद्रवाई दाई के द्वारा लिखा गया। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित उसके दरबारी कवि डैश के द्वारा संस्कृत में रचित थी, तो वान भट्ट ने लिखा है हर्षचरित। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी लेखक उनके हैं कलहन। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये जयदेव है। अब हम देखें दक्षिण भारत के बारे में। संगम साहित्य के संरक्षक कौन से शासक थे? तो ये पांड्य थे, जो कि संगम साहित्य के संरक्षक थे। भक्ति संत अंडाल वैष्णव, जो कि अलवार संप्रदाय से संबंधित है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो ये तमिल भाषा में लिखा गया संगम साहित्य। आदि कवि पंपा ने अपनी रचनाएं किस भाषा में की है? तो ये कन्नड़ में की है आदि कवि पंपा ने। 5वीं सदी ईसा पूर्व में 2री सदी के मध्य पांड्य शासनकाल में संगम साहित्य की रचना की गई थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वह विजयालय था। किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो ये राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो राजराज चोल था। जो पल्ली चंदम चोल काल में जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि थी, जबकि वेलानवंती गैर ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि से संबंधित है। गंगैकोंड चोल, जो कि गंगा का विजेता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये राजेंद्र चोल प्रथम है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। महाबलीपुरम एवं एकाश्मिक शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम था, तो ये रथ मंदिर था। महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था, तो महाबलीपुरम है जो कि नरसिंह वर्मन द्वारा प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया। महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था, जो कि पल्लव शासक था। शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो शोर मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम, जो कि पल्लव राजवंश की राजधानी थी। पल्लव वंश के किस राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशी द्वितीय को पराजित करके बतापी कोट की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। चालुक्य राजवंश ने बतापी में शासन किया, जो कि आधुनिक समय में डैश भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। विक्रमादित्य सिक्स किसके दरबारी कवि विल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी, जो राजवंश के शासक थे? तो ये चालुक्य के थे।
बतापी के चालुक्य के बतापी जाने से पूर्व उसकी राजधानी थी, तो ये अहोल राजधानी थी, एहोल। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो पुलकेशी प्रथम था। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की? तो ये पश्चिमी गंग ने की थी। बारावती किला कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, बारावती किला। प्राचीन काल में निगथाइजा राजवंश का शासक मणिपुर में था। नेक्स्ट हमारा है अंतिम 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। तो कौन किए थे? तो आदि शंकराचार्य ने किए थे। एहोल प्रस्तुति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो यह पुलकेशी द्वितीय का था। संगमकालीन प्रमुख साहित्य एवं रचनाकार के बारे में हम देखते हैं। तो संगम काल के प्रमुख साहित्य एवं रचनाकार देखते हैं। तो तोलकाप्पियम है, इसकी जो रचनाकार है वो तोलकाप्पियर है। और मणिमेखले के जो रचनाकार है वो लेखक कौन है? तो ये शिलास्तत्र है। शिल्पदिकरम के तो एलुगो आदिकल ने लिखा है, इसकी रचना की है। और जीवक चिंतामणि की जो रचना की है वो त्रिकुट देवर ने की है। संगम अथवा सम्मेलन, तो प्रथम संगम और सम्मेलन के बारे में हम देखते हैं। तो ये संगम है, उसके अध्यक्ष है, और संरक्षण स्तर और सदस्यों की संख्या। प्रथम जो संगम होता है वो अगस्त ऋषि इसकी अध्यक्षता करते हैं। संरक्षक पांड्य शासक थे। इसका स्थल मदुरै है और सदस्यों की संख्या 549 है। द्वितीय संगम जो साहित्य हुआ था सम्मेलन, तो ये इसके जो अध्यक्ष थे वो भी अगस्त ऋषि थे। तो संगम जो सम्मेलन हुआ था वो 3 हुआ था। तो प्रथम के तो अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे, दूसरे के भी अगस्त ऋषि थे, और तीसरे के नक्कियर थे। और इसमें जो पांड्य शासक थे प्रथम और दूसरा में भी, और स्थल मदुरै थे पहला का तो, और दूसरा का पाटपुरम था। और इसके सदस्यों की संख्या 59 थी। तृतीय जो हमारा संगम सम्मेलन हुआ वो त्रिक्कर की अध्यक्षता करते हैं, और ये संरक्षक भी पांड्य शासक थे, और मदुरै इसका स्थल था, और 49 सदस्यों की संख्या थी। अब प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानी देखेंगे। तो ये राजवंश दिया है, संस्थापक दिया है, राजधानी। तो ये हमारा एक बार और रिवीजन हो जाएगा क्योंकि सारे हमने पीछे देखा भी है, फिर भी एक बार और देख लेंगे। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर और पाटलिपुत्र दोनों थे, क्योंकि उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया, उसको अपनी राजधानी बनाया था। फिर राजवंश आता शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो शिशुनाग थे, और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र और वैशाली होती है। फिर आता नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर आता मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर शुंग वंश आता है, पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे, और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। फिर शुंग वंश के बाद आता है कांड वंश के जो संस्थापक थे वसुदेव थे, और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर शातवाहन वंश आते हैं। शातवाहन के जो संस्थापक थे वो शिमुख थे, और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। फिर कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस प्रथम थे, और इनकी राजधानी पुरुषपुर जो कि मथुरा पड़ती है। गुप्त वंश फिर आता है, श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे, और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थे। पुष्यभूति वंश आता है, इसके जो संस्थापक थे वो पुष्यभूति थे, और थानेश्वर कन्नौज इनकी राजधानी थी। पल्लव वंश आता है। पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो सिंह विष्णु थे, और इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। फिर पाल वंश आता है। पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल थे, और उनकी राजधानी मुंगेर थी। फिर आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र इनकी जो संस्थापक थे, और इनकी राजधानी कन्नौज थी। फिर सेन वंश आता है। सेन वंश के जो संस्थापक सामंत सेन थे, और इनकी राजधानी राय थी। और फिर आता है गढ़वाल वंश। इनके जो संस्थापक थे वो चंद्रदेव थे, और इनकी राजधानी कन्नौज थी। फिर चौहान वंश आता है। वसुदेव इनके संस्थापक थे, अजमेर इनकी राजधानी हुई। फिर आता चंदेल वंश। चंदेल वंश के जो संस्थापक नन्नुक थे, और इनकी राजधानी खजुराहो थी। फिर गंग वंश के जो संस्थापक थे ब्रजहस्त पंचम थे, और इनकी राजधानी पुरी थी। अब हम देखें प्रमुख रचनाएं, ये भी एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा। देवी चंद्रगुप्तम जो इसकी रचना की है वो विशाखदत्त ने की है। मुद्रा राक्षक और देवी चंद्रगुप्तम दोनों याद रखिएगा, दोनों की जो रचना की है विशाखदत्त ने की है। दश कुमार चरित्र की जो रचना की है वो डंडिन ने की है। काव्य दर्शन की भी डंडिन ने रचना किया है। स्वप्नवास दत्ता इसकी जो रचना की है भास ने किया। चारु दत्तम की रचना भी भास ने की है। तो चारु दत्तम और स्वप्नवासम दत्तम दोनों भास ने किया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा।
चरक संहिता के जो रचयिता वो चरक है। ब्रह्म सिद्धांत सूर्य सिद्धांत इसके रचयिता आर्यभट्ट है। किरातार्जुनीयम ये लिखे भैरवी। मृच्छकटिकम्मम ये शूद्रक लिखा। वृत्त संहिता वाराहमिहिर द्वारा ये रचना की गई है। अब हम देखेंगे गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियाँ, ये शासक उपाधियाँ। तो श्रीगुप्त की जो उपाधि थी वो आदिराज महाराज थी। घटोत्कच की जो राजधानी वो उपाधि थी वो महाराज थी। चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपाधि थी वो महाधिराज थी। समुद्रगुप्त की जो उपाधि थी वो महाक्रमांक थी। चंद्रगुप्त सेकेंड की जो उपाधि थी वो विक्रमादित्य या विक्रमांक थी। कुमारगुप्त की जो उपाधि थी वो महेंद्र आदित्य थी। और स्कंदगुप्त की जो उपाधि थी वो शंकरादित्य सक्रोपम थी। अब हम देखेंगे द्रविड़ शैली के विभिन्न मंदिर। ये मंदिर है, स्थान है और समय और शासनकाल। तो कैलाश मंदिर जो है, कैलाशनाथ का मंदिर, ये कांचीपुरम तमिलनाडु में है। और ये इसकी जो समय हुआ है 8वीं शताब्दी में इसका स्थापना हुआ राज सिंह एवं उपशैली में हुई है। फिर बैकुंठ पेरुमल मंदिर है, ये भी तमिलनाडु के कांचीपुरम में 8वीं शताब्दी में राज सिंह उपशैली के द्वारा। जोलेश्वर मंदिर ये कांचीपुरम तमिलनाडु में 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना होती है विजयालय के द्वारा। नागेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु के कुंभकोणम में है और ये 9वीं से 10वीं शताब्दी में होती है आदित्य प्रथम के द्वारा। फिर नागेश्वर मंदिर है हमारा, तो हमने देख ही लिया। फिर वैद्यनाथ का मंदिर है तिरुचिरापल्ली में, जो कि तमिलनाडु में 9वीं शताब्दी में आदित्य प्रथम के द्वारा दो मंदिर नागेश्वर और वैद्यनाथ मंदिर की स्थापना करवाई गई है। और दोनों एक ही टाइम पीरियड में करवाई गई है, अलग अलग जगह पर करवाई गई है। और तीनों कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठम पेरुमल मंदिर और चोलेश्वर, ये तीनों कांचीपुरम तमिलनाडु में। और ये 8वीं-9वीं शताब्दी में राज सिंह के द्वारा की गई और चोलेश्वर का विजयालय के द्वारा। तो हमने सारे एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लिए, तो हमारा कंप्लीटली खत्म हो गया। आधुनिक भारत का इतिहास भी हमने खत्म कर दिया और मध्यकालीन भारत का भी इतिहास हमने खत्म कर दिया और एंशिएंट हिस्ट्री भी। तो ये हमारा फर्स्ट डिवीजन का सीरीज था जो कि हमने कंप्लीटली खत्म कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा कमेंट करके जो बताइए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। और इसका जो पार्ट 1 है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।